Hello students, with a huge demand from student that want structure of atom, तो भाई कोई गल नहीं, let's have structure of atom. ठीक है? इसमें क्या है, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों है इसमें इन्वॉल्व. सो थोड़ा थोड़ा थ्योरी बता के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. वही 3-4 वीडियोस बनेंगे एंड यू विल बी गेटिंग प्रॉपर लाइक ऑल क्वेश्चन AI PMD ऐसे सब उसके जनरलाइज क्वेश्चंस में ले लूंगा ताकि आपका सेम सॉल्यूशन के जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए. दूसरी खास बात भाई देयर आर मेनी थिंग्स, तो उसमें अगर मैं आपको वीडियो भेजना भूल जाऊँ तो इट्स बेटर दैट आप सब्सक्राइब करके रखो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है. कभी भी अगर मैं भूल जाता हूँ वीडियो भेजना तो आप इजीली आपको पॉपअप आएगा मोबाइल में और आप इमीडिएटली गो थ्रू कर सकते हो कि भाई सर ने क्या डाला है नया. ठीक है, सो लेट्स हैव लुक ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेते हैं. इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बाय मिस्टर J.J. Thomson. Amazingly, with cathode ray experiment, he found out the electron, the existence of electron. In this experiment, electrons are developed होते हुए rays. Electron rays is called as anode rays. मैं तो इसको क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन से डेवलप्ड वाले रेस. तो ये इंटरेस्टिंगली उसने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव रेज जो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब में डिफ्लेक्ट होते हैं. अमेजिंगली एक और चीज इसमें याद करने जैसी है, दैट इज एनोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट रहता है फॉर एनी एटम्स. कोई भी एटम्स का इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन के रेज जो एनोड रेज रहेंगे उसका चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा. आफ्टर दैट मिस्टर म्यूइकिन फाउंड आउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज -28 grams and -31 kilogram. विथ ऑयल एंड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से म्यूलिकिन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट किया. -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So interestingly found out by Mr. J.J. Thomson, and उसका स्टडी फर्दर weight charge is found out by Mr. Mulliken by the oil and drop experiment. Here similarly, Mr. Goldstein come up with the proton का एक्सपेरिमेंट से उसने यही से फाइंड आउट किया प्रोटॉन, एंड इवन he found out the mass of proton as well as charge of proton. Charge is exactly yes उल्टा उसका into 10⁻⁻19 coulomb, and the mass of proton is 1.672 into 10⁻⁻24 grams. ठीक है. Finally, Mr. Chadwick came and he come up with the what? He found out the न्यूट्रॉन एक्सिस्टेंस. न्यूट्रॉन का एक्सिस्टेंस उसको पता चला, एंड he told that there is no charge inside the neutron, as well as with bombarding experiment it come up with the weight of neutron. न्यूट्रॉन का वेट निकाला उन्होंने, दैट इज 1.674 into 10⁻24 ग्राम. थोड़ा सा स्लाइटली
कैन यू सी दैट 1672 674 थोड़ा सा ज्यादा है न्यूट्रॉन का. हियर इन टर्म्स ऑफ AMU जनरली वी राइट प्रोटॉन का वेट इक्वल्स टू 1.007 AMU एंड न्यूट्रॉन का 1.008 AMU. Whereas the weight of electron is nothing but 0.30 फिर 5 AMU. So इतना बरोबर दिमाग में रखना है. Here after that सब लोग आगे बढ़े पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखने के लिए. सबसे पहले जे थॉमसन आगे बढ़े थे. उसने क्या किया था प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल. उसमें क्या था भाई, सब पूरा जो रेडिश होता है ना वाटरमेलन, वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें छोटे छोटे सीड्स इलेक्ट्रॉन्स ऐसे. दिस इज व्हाट जे थॉमसन मॉडल, also called as plum pudding model, which has obviously एक ही जगह पे प्रोटॉन और एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन रख दिया तो वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. देयर इज नो एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. डिस्चार्ज हो गए. तो हेंस फिर कौन आए, रुदरफोर्ड. रुदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट विद द लेड बॉक्स जिसमें से अल्फा रेज बाहर निकले थे. गोल्ड फॉइल लिया था जिसका थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर था, वेरी स्मॉल. जिसमें से कंक्लूजन था सारे रेज पास ऑन हो गए. सारे रेज पास ऑन हो गए मतलब एटम एज अ कंप्लीटली होलो थिंग्स. इसके लिए खाली जगह होता है तो ही तो सब पास रेज हो जाएंगे, बट ऑब्वियस है. तो उसने रुदरफोर्ड ने फर्स्ट कंक्लूजन दिया कि ऑलमोस्ट सारे रेज पास हो गए, मतलब एटम में होलो स्पेस बहुत ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस. एंड बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ इसके लिए, बहुत कम जगह में प्रोटॉन्स होने चाहिए. क्यों, अल्फा रेज भी पॉजिटिव थे, ठीक है, और प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव. तो डिफ्लेक्शन कौन कर सकता है, सिर्फ प्रोटॉन. रिफ्लेक्शन एकदम थोड़ा सा हुआ, मतलब प्रोटॉन बहुत थोड़ी जगह ही रोक रहे हैं. दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग. और एकदम सबको इक्वली चार्ज रखने के लिए उसको सेंटर पे ही होना चाहिए. एंड सेंटर को फिर रुदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस. ठीक है, थ्रू और हर एक को पॉजिटिवली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है. फिर उसने सोलर सिस्टम को देख के बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन रोटेटरी होने चाहिए, घूमने चाहिए अंदर, तो ही जैसे प्लैनेट्स सन के आजू बाजू घूमते हैं तो ही अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोल दिया यस व्हाट, उसको भी घूमना पड़ेगा. इतना सब करने के बाद फिर मिस्टर प्लैंक केम अप विद द ड्रॉबैक इनसाइड इट. क्या था ड्रॉबैक, कि भाई ये अपनी जगह में फिक्स है राजा के जैसे, और ये तो मेहनत कर रहा है तो इसकी एनर्जी तो चली जाएगी तो ये इस तरह से स्पाइरली अट्रैक्ट हो जाएगा, और वो भी टाइम के साथ मिस्टर प्लैंक्स ने बोल दिया कि अट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर इसकी धज्जियां उड़ गई मिस्टर रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की के इतना सा ड्रॉबैक आ गया. ये ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए नील बोर आएगा, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. तो इतना पहले बढ़े. अमेजिंग कंक्लूजन जो याद रखने जैसा है, दैट इज ये न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करके दे दिया मिस्टर रुदरफोर्ड ने. सो जीनियस. सो द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला याद रखना है हमें, 1.33 इंटू a⁻⁴, मतलब क्यूब रूट. a मतलब वजन, एटॉमिक मास ऑफ एटम, जैसे एल्यूमिनियम का 27, हाइड्रोजन का 1, लाइक दैट. H2 लोगे तो 2, लाइक दैट. तो यार 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, मीटर में लिखना है, ठीक है. 10⁻⁻15 मीटर. तो रेडियस, ये जो रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर में होता है, इतना छोटा, जिसको आप फर्मी मीटर भी बोल सकते हो, फर्मी मीटर, FM. डन. तो एक क्वेश्चन हैंडल करने के लिए एक छोटा सा चीज बता दो आपको. कैन यू प्लीज टेक डाउन द
radius, or can you please take down the ratio of volume of atom upon volume of particular nucleus? एक ही चीज याद समझ लो ना थोड़ा प्लीज. तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, स्फीयरिकल है ना एटम भी और न्यूक्लियस भी. तो हियर आई वांट टू गो विद द 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब विच इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम. तो हियर ऑब्वियसली ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो रहा है. तो रेडियस ऑफ एटम जितना बड़ा है, और दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. ध्यान देना, रेडियस ऑफ एटम जनरली 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है का क्यूब. अभी भी देखा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में है. तो 10⁻⁻30 और ये 10⁻⁻45 मीटर क्यूब कैंसिल आउट. तो ये ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो इन शॉर्ट भले दिख रहा है इतना छोटा, बट जो एटम है वो 10⁻15 टाइम्स बड़ा है देन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इतना छोटा है, इसके लिए सारे रेस पास ऑन हो गए. तो एक क्वेश्चन हल करने के लिए सिखा दिया आपको कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम लार्जर देन द रेडियस ऑफ एटम. नाउ इतना करने के बाद इंटरेस्टिंग टर्म्स आर हम लोग सीख लेते हैं. एटॉमिक नंबर विच इज Z. एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर होगा. एटॉमिक नंबर 2 है तो एटम्स में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होगा. वैसे ही एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन. तो जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Similarly, next is atomic mass. A. वजन, weight. जरा इधर देखो आप, इलेक्ट्रॉन का वेट और प्रोटॉन का वेट. One of the studies says that the weight of proton here, this is approximately 1738 times bigger than electrons. मतलब इतना सारा प्रोटॉन का वेट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से. तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का वेट इज नेग्लिजिबल. इसकी एग्जाम्पल है तो बॉडी और हेयर निकाल के भी वेट करोगे तो आपका वेट कितना आएगा? वही आएगा. वैसे इलेक्ट्रॉन निकाल के भी वेट करोगे तो आपका एटम का वेट उतना आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का वेट इज नेग्लिजिबल लाइक दैट. तो यार वेट कभी भी करना है एटॉमिक, तो दिस एटम का वेट इज नथिंग बट वेट ऑफ प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन 1.007 AMU है, न्यूट्रॉन 1.008 AMU है. तो पीछे का जो 0.007 एंड 0.008 निग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो इसको 1 AMU ही पकड़ लेते हैं अपन. ऐसे तो अगर आपको बोला जाए कि चलो हीलियम का वेट बताओ, तो आपको हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है और हीलियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन है. तो आई जस्ट राइट द वेट ऑफ 2 प्रोटॉन, द वेट ऑफ 2 न्यूट्रॉन. 2 प्रोटॉन का वेट 2 AMU, 2 न्यूट्रॉन का वेट 2 AMU, सो टोटल इज 4 AMU. ठीक है. सो वेट इज डिनोटेड बाय A. सपोज कोई भी एलिमेंट हीलियम, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे और एटॉमिक वेट उसका वजन ऊपर. ठीक है. सो ये क्या है आपका एलिमेंट, नीचे क्या है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या है एटॉमिक वेट. अभी ऑब्वियसली इसको देख के सर जितना Z है उतना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है एटम में, जितना Z है उतना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है. और न्यूट्रॉन कितना है? शॉर्टकट
ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर उतने न्यूट्रॉन, ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर तो उतने न्यूट्रॉन्स फाउंड इन द एटम। याद रखो, न्यूट्रॉन फाउंड इन एटम इक्वल्स टू A माइनस Z। सिंपल है कि नहीं? मस्त। ओके, तो इतना करने के बाद छोटी छोटी टर्म्स बात करते हैं। आइसोटोप्स, क्या होता है आइसोटोप्स? सर आइसोटोप्स सर वो बोलो ना। हाँ तो सर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, वेट खाली अलग अलग होना चाहिए। स्पीशीज containing same atomic number but the different atomic weight is called as isotopes. Similarly, isobars, बोलो बोलो। तो सिंपली सपोज आइसोबार्स की बात अगर कर रहे हैं अपन, आर्गॉन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर देखो ना, सबके अलग अलग एटॉमिक नंबर। कैन यू सी दैट सबके वेट सेम है? कैन यू सी दिस? तो स्पीशीज हैज same atomic weight but a different atomic number, then it's called as isobars of each other. Next, isodiphos। सर ये क्या नाम है? डर लग रहा है, डरने वाला है। Isodiphos is very simple। देखो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। बोरॉन 511, कार्बन 613। हाँ ये 2 चीज लिया मैंने। इसमें मुझे बोला इसमें प्रोटॉन कितना है दोनों में, तो सर इसमें ये जो Z है उतने प्रोटॉन है, Z है जितने उतने प्रोटॉन है। सर दोनों में न्यूट्रॉन, ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 11 - 5 6 इज ए न्यूट्रॉन। ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैन यू माइनस? हाँ सर वी कैन। 6 - 5 1, 7 - 6 1। ओ तो डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिफरेंस अगर सेम आए दोनों एलिमेंट में, आई कम अगेन, अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम है दोनों एलिमेंट में, देन द बोथ आर कॉल्ड एज आइसोडाइफर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल। आइसोडाइफर्स क्लियर है? बोलो। The difference between proton and neutrons are same, then the is called as isodiphers of each other. Yes, okay. है ना जगह बोर्ड में अपने पास? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो दैट इज सोडियम प्लस, मतलब एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बराबर? अरे सिखा रहा हूं ना, और थोड़ा ध्यान दो। हियर आइसो एस्टर्स, आइसो एस्टर्स मतलब 2 चीज सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल CO2 and N2O। CO2 and N2O। सर इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 एटम, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम। तो इधर भी 3 एटम है, इधर भी 3 एटम है। एटम सेम होने चाहिए दोनों मॉलिक्यूल्स में। ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोनों में? सेम नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यह 8 and 8 16 और कार्बन का 6, 16 और 6 22। ओके बराबर ना? इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स, इधर N2O, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन, तो
7 2 सा 14, 14 और ऑक्सीजन का 8, 14 और 8 20, okay, 20 तो दोनों के एटम्स भी सेम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, देन ओनली वी कैन से दैट इट्स आइसोएस्टर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? बस करो ना, कितना पढ़ाना होगी, नोट डाउन करो। चलो So as I've told you that हर एक टॉपिक के बाद we'll take some numerical, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऐसे सब क्वेश्चन होते हैं नीट में, आप तो मानोगे, करूंगा तभी मान लेना बस। चलो, तो assuming that atomic weight of carbon 12 is 150 unit from atomic table, कार्बन 12 का वेट 150 assume करने बोल रहे हैं, ठीक है। Then according to the assumption, this assumption किया, then the weight of oxygen 16 will be, so ऑक्सीजन 16 वेट, उसका वेट हमें फाइंड आउट करना है। लिख दो ना, कार्बन जिसका 12 वेट था उसको अज्यूम किया 150, तो ऑक्सीजन जिसका एक्चुअल वेट है 16 उसके लिए अजम्पशन करके क्या वैल्यू डेवलप होगी, बराबर। तो एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, दैट्स योर आंसर, राइट। 16 इंटू 150, 4 4 जा 4 3 जा 3 5 जा, so आ गया तुरंत। नेक्स्ट, an element have 3 isotopes and their atomic weights are 11 12 13 and their percentage of occurrence in nature is 85 10 and 5। मतलब ये 3 आइसोटोप्स है A B C, इसकी क्वांटिटी 85 है, इसकी क्वांटिटी 10 है, इसकी क्वांटिटी 5, मतलब टोटल क्वांटिटी 100 की थी, टोटल 100 में से 85 ए निकले सबसे ज्यादा, 10 बी है, 5 सी है। बी ये ए का वेट दिया है दैट इज 11, इसका वेट है 12 और इसका वेट है 13, बराबर, इतना इंफॉर्मेशन। Then we want to calculate the average atomic weight। एवरेज करने के लिए सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला, भाई 100 लोग हैं तो 100 से डिवाइड करो, एवरेज में ऐसे ही करते हैं ना, जितने लोग रहते हैं उससे डिवाइड करते हैं। फिर सिंपल बात, ये 85 लोग ने इंटू 11 इतना वेट प्रोड्यूस किया। सिमिलरली 10 लोग ने एक एक का 12 वेट था, तो इतना वेट प्रोड्यूस है बी का वेट, ये ए का वेट, और ये 5 लोग ने हर एक का 13 वेट था, तो ये टोटल वेट प्रोड्यूस हुआ। और टोटल लोग, ए का वेट प्रोड्यूस, बी का वेट, सी का वेट डिवाइड बाय टोटल लोग, 100 लोग थे, तो इंडिविजुअल हर एक का ऑन एन एवरेज वेट मिल जाएगा आपको सिंपल वे से, ठीक है। आगे see the third question, average atomic weight of an element M5 is 51.7 if 2 isotopes, मतलब अभी हम लोग को एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया है that is 51.7 if 2 isotopes, मतलब ये isotopes of M के 2 आइसोटोप्स है, ये ऊपर तो वजन लिखते हैं ना, पहले आइसोटोप्स का वेट 50 है, दूसरे आइसोटोप्स का वेट 52 है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज अकरेंस ऑफ M50, मतलब ये नेचर में कितने होंगे, परसेंटेज अकरेंस कितने होंगे, ऐसे परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, राइट। तो लेट अज्यूम दैट दिस इज आउट ऑफ 100x, तो 100 लोग हैं ऐसे, 100 में से x जितने M50 है, तो ये कितने होंगे 100 - x,
सिंपल। तो M50X माना मैंने, टोटल 100 पीपल है बराबर ना, उसमें से x जितने M50 है तो बचे हुए 100 माइनस x विल बी द M52, राइट? दिस इज द परसेंटेज अकरेंस। सो मैं वापस में लिखना चाहूंगा M50 M52 जिसका एवरेज एटॉमिक वेट इज व्हाट 51.7, इसका अकरेंस x है, इसका अकरेंस 100 माइनस x, इसका वेट 50, इसका वेट 52। तो अभी अभी हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल्स टू, टोटल 100 लोग हैं तो 100 से डिवाइड, हाँ सर ये M50 के लोग का वेट x जितने लोग हैं हर एक का वेट 50 है, और ये 100 माइनस x जितने लोग हैं हर एक का वेट 52 है बराबर। इट्स अ 51.7 into 100, दिस इज 50x, ये 5200 माइनस 52x। सब मैं सॉल्व करूं, करो भी x निकालो, x इज योर आंसर, राइट? अकरेंस ऑफ M50। नाउ फाइनली एक टर्म सिखा देता हूं, आइसोटोन्स। Isotones is same number of neutrons. Same number of neutrons. तो अगर दो एलिमेंट लूं मैं, चलो बोरॉन 5 और 11, चलो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? चलो ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर 6। सिमिलरली कितने न्यूट्रॉन ऊपर का नंबर, सर सेम न्यूट्रॉन है दोनों में, so both are called as isotones of each other। ठीक है, नोट डाउन किया। नेक्स्ट टॉपिक, स्टूडेंट, so let's have some small definition first, that is ऑलरेडी फिजिक्स में आता है आपको, ये वेव्स है, राइट? वन कंप्लीट वेव, अनदर कंप्लीट वेव, वेव्स है सारे। तो वेव्स का अंदर हमें सर्टेन टर्म्स, 6 टर्म्स फिजिक्स से ज्यादा ये याद रखना है, बरोबर? पहले बोल रहा हूं, दिस इज द वेवलेंथ, लैम्बडा से डिनोट होगा। बेसिकली मैं बोलता हूं इट्स अ लेंथ ऑफ वन वेव का लेंथ, सिंपल। और डेफिनेशन सेज दैट दिस इज क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, और दो ये ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वेवलेंथ डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। द नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी, न्यू से ये सिंबल को न्यू बोलते हैं, इज अ नंबर ऑफ वेव्स पास्ड इन 1 सेकेंड। सिंपल, 1 सेकेंड में कितने वेव्स पास हुए थे, क्वांटिटी। द नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। सी, द वेलोसिटी इज नथिंग बट अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड बाय द वेव, ऑब्वियसली। एक सेकेंड में ये जो इधर से चालू हुआ, हाँ इधर तक हुआ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एंड फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू ऑलवेज न्यू इनटू लैम्बडा। कैसे आया के लिए बोर्ड का लेक्चर देख लो मेरा, मस्त क्लियर हो जाएगा। बट अभी फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, ठीक है? द वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड किया 1 सेकेंड के अंदर,
That is called as velocity. Now, moreover, the time function denoted by capital D equals to 1 upon frequency is the time taken by one wave to pass completely from one reference point to another reference point. इधर से चालू हुआ, इतना पास करने के लिए कितना टाइम लगा, that's the right time taken by the one wave to pass completely. Now और दो सम इधर सिखा देता हूं मैं आपको. एम्पलीट्यूड वेरी सिंपल, द हाइट ऑफ द वेव, एक ही लाइन में बोल देता हूं मैं तो ये. एंड फाइनली वी हैव अ वेव नंबर. वेव नंबर इज इस तरह से न्यू बार बोलते हैं इसको, न्यू बार. ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर व्हाटएवर 1 यूनिट लेंथ है. तो ये 1 यूनिट लेंथ में कितने वेव्स आए, दैट नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट लेंथ. तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर पाथ के अंदर वेव्स कितने हैं, इट्स कॉल्ड एज वेव नंबर, सिंपल. अभी एक प्लैंक्स थ्योरी इधर सबको आना चाहिए. ये फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाओ, ये फॉर्मूला नया फॉर्मूला है, ये दिस न्यू बार याद रखो. न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्बडा. अपन को नंबर ऑफ वेव्स फाइंड आउट करने हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर के, तो हम लोग को जस्ट 1 डिवाइड बाय लैम्बडा करना है सिंपली. नाउ द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स थ्योरी एक सिंपल तरीके से समझाता हूं. बॉडी है, ये वेव है, ठीक है. ये दूसरा वेव है. तो कैन यू सी दैट इसका मतलब एकदम फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 सेकेंड के अंदर बहुत सारे वेव्स आ जाएंगे ये. तो दिस इज हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी कारण अंदर घुस जाएगा पूरा. ये 1 सेकेंड में बहुत सारे वेव्स अंदर घुस जाएंगे और बहुत सारे एनर्जीज को प्रोवाइड कर देगा एटम को. फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो 1 ही सेकेंड में बहुत सारे वेव्स घुस जाएंगे अंदर. तो एनर्जी प्लैंक्स ने बोल दिया भाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है. आराम से आ रहे फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो 1 सेकेंड में थोड़ा ही जा पाए अंदर, थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए. सो E इक्वल्स टू h न्यू. H is a proportionality constant, is also called as Planck's constant, is having value 6.63 ले लो सीधा, 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड. ठीक है. अभी ये एक फोटोन है, ऐसा ही ये दूसरा फोटोन, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी सब है. तो इधर 2 फोटोन है तो एनर्जी डबल होगी. जितना फोटॉन्स है उतनी एनर्जी नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ेगी. तो हेंस हम लोग ये फॉर्मूला में एक नया टर्म डाल देते हैं NH न्यू, where N is a number of photon, means कितने, this is one photon, another photon, number of photon, कितने photons आ रहे हैं. ठीक है. ये फॉर्मूला याद रखोगे. न्यू को यू कैन रिप्लेस C बाय लैम्बडा ऑलवेज. ठीक है. डन. ये फॉर्मूला करने पे अभी क्वेश्चंस लेता हूँ, मजा आएगा आपको. प्रॉपर इसको याद कर लो पहले. चलो.
let's have more question today. So see, इकडे फटाक से कैसे सॉल्व होते खुद देख लो आप. Calculate nu bar, wave number, nu, wavelength of a yellow radiation having wavelength is 5800 angstrom. So wavelength दिया है, nu bar तो भाई काफी आसान है, 1 by lambda 1 by 5800 into 10 raised to minus 10 मीटर एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ना. फिर क्या टेंशन है सर, ये भी बता दो. सिंपल है, न्यू इंटू लैम्बडा. तो लैम्बडा इक्वल्स टू दिस इज, अच्छा अपन को न्यू ढूंढना है. न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा. और ये 1 बाय लैम्बडा को आपको देखो दो ऑप्शन है, सी 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड रखो और ये 5800 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर रखो. या तो फिर आपका ऑप्शन दूसरा भी है, सी इंटू न्यू बार भी कर सकते हैं, जो 1 अपॉन लैम्बडा को यू रिप्लेस बाय न्यू बार. तो अभी ये जो आंसर आएगा इधर 3 इंटू 10 रेज टू 8 और एक छोटा सा वैल्यू जो आएगा उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने को आंसर आ जाएगा. दो तरीके सिंपली. आगे, a particular radio station broadcast a frequency of 1120 kilohertz. Another radio station broadcast a frequency of 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiation of each station? Wavelength. वेवलेंथ क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी. तो सर हमारा घिसा पिटा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला बार बार. वेलोसिटी सर वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो सी बाय न्यू करो सर. वेवलेंथ 3 ना, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 1120 किलोहर्ट्ज बराबर. सिमिलरली वन मोर टाइम ऑन अनदर वे रेडिएशन भी हो रहा है. सो वेवलेंथ इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्बडा, सी बाय न्यू. सी इज यू नो दैट फिक्स 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. न्यू 98.7 मेगा मतलब 10 raised to 6 हर्ट्ज. सो आगे आंसर. नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इट टेक और रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी है टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ. मार्स से बेचारे को इधर आना है, डिस्टेंस इज दिस मच. ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस हमारे पास है. तो बेसिकली बचपन का एक फॉर्मूला याद रखो, भूलना नहीं लाइफ में. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. भी कैसे हैं पूछना है, बच्चे को पता है, मेरे बच्चे में. ठीक है, तो टाइम दिस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो बेसिकली डिस्टेंस किलोमीटर को मीटर में करो तो 10 raised to 7 के बदले 10 raised to 10 मीटर. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा. मतलब ये आपका टाइम का आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, कितना टाइम जो सेकंड्स में मिला. फिर आप आवर्स में मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन था उल्लू बनाया, कुछ काम में नहीं आया. फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना था क्वेश्चन में, राइट. तो इस तरह से भी हो सकता है. सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the frequency and energy of a photon of a wavelength 4000 angstrom. Frequency, ठीक है, वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है. सबसे पहले तो दिस इज C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा, सबको पता है. तो वेवलेंथ है सर, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. C हम लोग को पता रहता है बचपन से. सो ये न्यू 4000
एंगस्ट्रॉम मीटर, 10⁻⁻10 मीटर अपॉन करके फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यस, नेक्स्ट एनर्जी, ठीक है, एच की वैल्यू पता है? हाँ सर पता है, जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अभी अभी मिला है, ये अपॉन करके जो आंसर आएगा, वॉट एवर दैट आंसर यू विल पुट इट हियर एंड यू विल गेट द एनर्जी, राइट, इन टर्म्स ऑफ जूल्स। क्लियर है? नेक्स्ट सर, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटॉन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इधर कन्वर्जन एक दिमाग में होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्यों कन्वर्जन याद रखना चाहिए? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते तो आप काम कर पाओगे। क्यों जूल में कन्वर्ट आते, टेंशन मत लो, कर दो पहले x। तो हियर x वुड बी, मल्टीप्लाई करो तो इट्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलो अभी हमारे पास एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल्स में है, हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो चलो E इक्वल्स टू h न्यू, अभी न्यू मिल जाएगा E बाय h करके। E क्या है? चलो जूल्स वाली वैल्यू डालते हैं अपन, हाँ, h हम लोग के पास जूल में था ना भाई, हाँ, इसके लिए एनर्जी को जूल में कन्वर्ट किया, फटाफट कैंसिल आउट हो जाए, हम लोग को मिल जाए व्हाट न्यू। और एक बार हमें फ्रीक्वेंसी मिल गया तो वेवलेंथ न्यू इंटू लैम्बडा, राइट। तो न्यू अभी अभी मिल गया ताजा ताजा, सी पता है आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन करके आ जाएगा वेवलेंथ। डन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज अ हायर एनर्जी। किसमें, ये ए और बी में किसमें ज्यादा एनर्जी है? मैं तो सॉल्व ही नहीं करता हूं ऐसे क्वेश्चन को। सी ये देखो, वेवलेंथ दिया है और किसकी एनर्जी ज्यादा है पूछा है, तो यू नो ना फॉर्मूला, E इक्वल्स टू h न्यू C बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा और एनर्जी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेवलेंथ कम होनी चाहिए तो एनर्जी ज्यादा, कम, हाँ सर, इसमें कम एनर्जी है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसमें बेसिकली एनर्जी ज्यादा है। द वायलेट लाइट हैज अ मैक्सिमम एनर्जी, रेस्ट, समझा? So student, let's start with the master topic, that is नील बोर। जिसका इंतजार था वो आ गया, आहा। नील बोर simply says that the postulates में ही कि around a circular path में electron revolves, there are 7 circular paths which he named it as from K, हम लोग जो फर्स्ट शेल बोलते हैं उसको K शेल बोलता था वो, K L M N O P Q, 7 subshells, 7 shells is there inside it. Here he says that in kth shell is having least energy and उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, like that continuously increasing of energy is there. So इलेक्ट्रॉन को अगर इधर से इधर जंप करना है, मतलब कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे जाना है, तो एनर्जी शुड बी एब्जॉर्ब्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आना है तो एनर्जी हैज टू बी रिलीज्ड आउट। नाउ थिंग इज हियर एक अमेजिंग काम उन्होंने वो टाइम पे किया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया था, जो जनरली आप मास इंटू वेलोसिटी से करते हैं नॉर्मल मोमेंटम, बट एंगल में घूम रहा है तो रेडियस भी लेना पड़ेगा। दिस इज योर मेन फिजिक्स का फॉर्मूला MVR,
जिसको शॉर्टकट उसने ढूंढा कि इसकी वैल्यू, ठीक है, मास, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो ओनली रेडियस चेंज हो रहा है बार बार, ये जो नया वैल्यू आ रहा है बार बार डिपेंडिंग अपॉन द शेल्स, उसके लिए उसने वेरिएबल ले लिया n, और ये कांस्टेंट वैल्यू h/2π। एक अमेजिंग वर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो लेफ्ट हैंड साइड का, उसके लिए एक शॉर्टकट डेवलप कर दिया उसने, nh/2π, where n is a principal quantum number which tells about the number of shells। फर्स्ट शेल में है तो I'll put 1 n की वैल्यू, सेकेंड शेल में तो I'll put 2, like that। तो इतना करने के बाद नील बोर further says about the centrifugal force। क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन है। सिमिलरली दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कूलॉम्बिक फोर्स। एग्जैक्टली ये कितना होगा उसके लिए ही कम अप विथ K is a permittivity constant 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square, right? 9 into 10⁹ Newton meter square per coulomb square into charge of this proton, charge of this electron upon r square। ठीक है, तो यार चार्ज जो एटॉमिक नंबर होता है उसके हिसाब से होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Z जितने हैं, और दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम, ये भी वही है 1.6, दैट्स व्हाई एक ही चार्ज इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स कितना है याद रहेगा, kz² अपॉन आर स्क्वायर। वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको इधर अट्रैक्ट होकर आना नहीं है उसके पास, उसको गोल घूमना है, सेंटर को मेंटेन रख के गोल जब भी घूमते हैं तो एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट फिजिक्स में आपको सब पढ़ाएगा, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो स्पीड से घूम रहा है वो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन द रेडियस। इतना आपको याद है फिजिक्स से। तो बहुत मेहनत करके उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकाला, कूलॉम्बिक फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया, और उसने बोला कि इन एटम ऑलवेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू कूलॉम्बिक फोर्स। ये दोनों ऑलवेज सेम रहते हैं एटम्स के अंदर, और ऐसे करके, ऐसे डिसाइड करके उसने फिर रेडियस ऑफ एन एटम फाइंड आउट करने में ह्यूज वर्क किया। तो रेडियस ऑफ एन एटम, इससे उसने चालू किया डेरिवेशन, एंड ही लैंड अप विद सिंपली n² अपॉन 4π² mkz⁻²। इतना बड़ा, हाँ सिंपल, एम पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के हिसाब से होता है, तो शेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा ना, तो इसके लिए ऊपर है, सिंपल। सिमिलरली H Planck's constant, this is all are the mass of electron constant, K permittivity constant 9 into 10⁹, वो constant, Z वेरिएबल है, मतलब Z मतलब एटॉमिक नंबर, राइट, एटम्स के हिसाब से होता है, E is a charge। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सब इधर डाल दूं मैं, जो वेरिएबल है दैट इज n² अपॉन Z, दिस इज योर एंगस्ट्रॉम, सब कांस्टेंट के हिसाब से। देखिए रेडियस का फॉर्मूला इन nth ऑर्बिट, आप फॉर्मूला ये याद रखोगे ताकि आप फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट के लिए ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट दिस इज कंपल्सरी
बिकॉज क्वेश्चंस में अपन को बार बार ये यूज करना पड़ेगा. रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, दिस ऑल फॉर्मूला इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स वेयर इट शुड कंटेन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1. इट शुड कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट. सिंपली नील बोर ने सारा एक्सपेरिमेंट एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पे किया था. एक इलेक्ट्रॉन से अंदर होना चाहिए. नाउ द थिंग इज, एक लास्ट बात पढ़ा देता हूं मैं. वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी स्पीड, भाई साहब ने वो भी फाइंड आउट करके दे दिया था वो टाइम पे. सिंपली फॉर्मूला एक फॉर्मूला बना दिया उसने वो टाइम पे. 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन NH वेयर 2 वेरिएबल थिंग z एंड n एटम के ऊपर होता है ये. एन एटम के अंदर कौन से शेल पे होता है ये. सो ये दो पे चीज पे डिपेंडेंट है. सो बाकी सब कांस्टेंट की वैल्यू आप लगा दो तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁶, और ये आपका वेरिएबल टर्म z बाय n मीटर पर सेकेंड. यस, तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है और रेडियस का फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन. ठीक है, चलो. Let's solve the problem on radius and velocity. जो दो फॉर्मूला है, दो पे फॉर्मूला पे अपन करते जाते हैं सॉल्व. तो here the simple question is calculate the radius ratio of radius of second orbit of hydrogen, second orbit of, इधर ले लेते हैं अपन, हाइड्रोजन and third orbit of lithium plus 2. सिंपल है क्वेश्चन है. तो यार फॉर्मूला लगा दो. 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. ठीक है, अभी कैंसिल 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 कैंसिल. अभी ये सेकेंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू 2 रखना चाहूंगा मैं, 2 का स्क्वायर. एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आई वुड लाइक टू प्लेस हियर 1. दिस इज ये मेन वाला आपका. सिमिलरली ये आपका थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर. एंड बिकॉज ऑफ लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, राइट. सो एक चलेगा ये. अभी ये 1 नीचे आ जाएगा, तो कैन आई से दैट दिस 2 का स्क्वायर इज 4. 1 नीचे आ गया तो इट्स अ 4/3, राइट. अगेन इजी. सी नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ व्हाट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट रेडियस रेशियो. अभी सीधा सीधा नहीं बोल रहे, स्टाइल में बोल रहे. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट of hydrogen. Similarly, first excited state of lithium. अभी ये देखो, you know this first shell, second shell, third shell, fourth shell. अभी इसको सेकेंड शेल के साथ साथ फर्स्ट एक्साइट, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फर्स्ट एक्साइट हुआ ना, ये फर्स्ट एक्साइटेड शेल मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में घूम रहा है. फर्स्ट एक्साइटेड शेल, सेकेंड एक्साइटमेंट हुआ अभी इलेक्ट्रॉन का, तो थर्ड शेल इज द सेकेंड एक्साइटेड शेल्स. सो हियर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली सेकेंड एक्साइटेड मतलब इधर आ गया वो थर्ड में, थर्ड शेल. सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड मतलब इधर आया हुआ है सेकेंड शेल. दिस ऑफ लिथियम. लगाओ लगाओ फॉर्मूला 0.529 n² by z एंगस्ट्रॉम
0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम. 0.529 शेयर कौन सा है? थर्ड शेयर है. आई वांट टू राइट 3 स्क्वायर बाय व्हाट? 3 स्क्वायर बाय हाइड्रोजन है तो 1. दिस मेन वाला. सिमिलरली सेकेंड शेयर है तो 2 का स्क्वायर, लिथियम है तो 3. सिंपल. अभी 3 स्क्वायर 1, दिस इज 3 by 2 और 3 by 2 का स्क्वायर. 3 ऊपर गया ना, लाइक दैट. सो 3 3 3 27, 3 3 9 9 3 27 by 4. ठीक है, मस्त है ना. चलो और अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं. सी दैट. Calculate the velocity of an electron placed in third orbit of hydrogen atom. Also calculate the number of revolution per second that is electron makes around the nucleus. So velocity का formula 2.188 into 10 raised to 6 into z by n meter per second. Fast. So here 2.188 right into 10 raised to 6. Calculate the velocity of an electron placed in third orbit. So third orbit, n की वैल्यू 3 of hydrogen, H है ये, hydrogen atom, so that's why 1. Now you can do the calculation. 2 by 3 almost is 0.67 into 10 raised to 6, so it's a 6.7 into 10 raised to 5. वो क्लियर है? कितना फास्ट कैलकुलेशन. 2 by 3 फटाक से पकड़ने का उसको. तो अभी एक मस्त है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. तो रिवॉल्यूशन कितना हुआ, एक बात समझो. अभी ये एक आदमी है जिसकी इसको इधर तक जाना है, इधर तक पहुंचा तो एक रिवॉल्यूशन खत्म हुआ. ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है. ठीक है, और ये इंसान की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. तो आप मुझे बताइए कि ये कितने रिवॉल्यूशन करेगा. तो सर 50 किलोमीटर है तो एक आवर के अंदर इधर पहुंचा 5 5 5 ऐसे कर करके 10 रिवॉल्यूशन हो जाएगा. बराबर 50 किलोमीटर की स्पीड है. तो कैन आई से दैट ये आदमी ने कितने रिवॉल्यूशन किए, मुझे आंसर 10 लाना है. तो क्या करूंगा मैं, 50 डिवाइड बाय 5, दैट इज नथिंग बट अ स्पीड वेलोसिटी अपॉन द डिस्टेंस. तो मैंने चुटकी बजाते ही फॉर्मूला बना दिया. वेलोसिटी अभी अभी मिला है, दैट इज 6.7 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस अभी मुझे ऐसे स्ट्रेट नहीं घूमना है, मुझे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमना है इलेक्ट्रॉन को, राइट. सो इट्स अ डिस्टेंस इज 2 pi r. 2 pi r is a radius. So third 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम मतलब 10 raised to -10 मीटर. where थर्ड ऑर्बिट में है वो, तो लेट्स व्हाई आई वांट टू टेक 3 स्क्वायर. हाइड्रोजन एटम है तो इट्स व्हाई 1 हो गया न्यूमेरिकल. नाउ यू कैन सॉल्व इट. सी द नेक्स्ट फास्ट. हाउ मच टाइम an electron will take for one complete revolution in the second orbit. तो टाइम यार बच्चे को पता है, सिंपली वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो कैन आई से दैट द टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. कहां पे घूमना है, सर्कल में घूमना है तो डिस्टेंस इज 2 pi r. वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज 2.188 into 10 raised to 6 z by n, क्या मीटर पर सेकेंड. r का फॉर्मूला लगा दो इधर. तो बेसिकली 2 pi 0.529 into n square by z क्या है ये, दिस इज रेडियस.
एंगस्ट्रॉम में, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो 2.188 10⁶ Z/N। बात समझ में आ रही है? अभी ये क्या हो जाएगा, n ऊपर चले जाएगा तो n का क्यूब हो जाएगा और z नीचे आएगा z का स्क्वायर। सो वेरी सिंपल थिंग इज दैट सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू में 2 लूंगा और हीलियम प्लस है तो z की वैल्यू भी क्या रहेगी, n की वैल्यू भी 2 रखोगे इसमें आप और z की वैल्यू भी 2 रखोगे, राइट? सिंपल निकाल लोगे अभी आप, सब कैंसिल ही होने वाला है, वो क्यूब एन एक ही 2 बचेगा एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली कम अप विद आंसर। यस, ओके, डू इट एंड सेंड इट टू मी। फाइन, चलो।